This is our fourth lecture on stress intensity factor and fracture toughness. With this lecture और ट्राइएक्सियलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 5 लेक्चर्स जो हैं ये मैकेनिकल मेटलर्जी का जो हमारा मॉड्यूल है उसकी वो मुकम्मल हो जाएगा. इसमें वी विल स्टार्ट विद स्ट्रेस इंटेंसिटी. अगर एक ये बॉडी है जिसपे के यूनिएक्सियल स्ट्रेस लग रही है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस है ये, ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस है, कंटिन्यूस बॉडी है, इसके अंदर कोई सुराख नहीं है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो जो टोटल इस पे यहाँ फोर्स लगेगी ऊपर और नीचे खींचने में, उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करने, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, तो हमारे पास स्ट्रेस निकल आएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. और फिर बेशक हम कोई एक एलिमेंट इसका इधर ले लें, इसका एलिमेंट को इधर ले लें, इसका एलिमेंट इधर ले लें, और इन छोटे छोटे एलिमेंट्स में भी अगर हम यही हरकत करें कि जो इस इलाके से यहाँ तक अगर जो भी इसका एरिया है उस एरिया को अगर हम फोर्स इस इलाके पे लग रही हो उस फोर्स को इस एरिया से डिवाइड करें तो हमारे पास एक स्ट्रेस आएगी जो कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस है. स्ट्रेस लाइंस जो है वो पैरेलल और सीधी जा रही हैं, ठीक. अब फर्ज करें कि इसमें कोई एक ऐसा एक नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक. यहाँ इस जगह पर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाए यहाँ पे एरिया में, तो क्या होगा कि जो लोड हम यहाँ लगा रहे हैं और जो लोड हम यहाँ लगा रहे हैं उस लोड लग तो रहे ना, लोड एरिया कम हो गया, तो ये लोड कंसंट्रेट हो जाएगा उस इलाके में जहां पर कि ये कंस्ट्रिक्शन आई है, जहां ये रुकावट आई है, ठीक है. अगर ये रुकावट थी ये थोड़ी सी शार्प हो और ज्यादा, अगर ये शार्प होगी तो क्या होगा, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन या शार्प हो जाएगी, जितनी शार्प होगी उतनी स्ट्रेस कंसंट्रेशन शार्प हो जाएगी. तो near a sharp discontinuity stress is higher than the average or highest at the edge. ये जो एज है यहाँ पर देखें, स्ट्रेस जितनी यहाँ जमा हो रही है उतनी यहाँ जमा नहीं हो रही, यहाँ उतनी जमा नहीं हो रही, हाईएस्ट एट द एज. एंड देन जैसे हम यहाँ से इस एज से अंदर की तरफ आएंगे तो ये जो कंसंट्रेशन है इट विल ड्रॉप शार्पली अंटिल जो नॉमिनल स्ट्रेस है वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. एक चीज तो हमने ये देख ली कि स्ट्रेस रेजर के पास देयर इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, लेकिन स्लाइड ये कह रही है कि दिस इज नॉट द ओनली इशू, दिस इज नॉट द ओनली फिनोमेना जो स्ट्रेस कर रही है, ये कुछ और भी कर रही है. और क्या कर रही है याद है किसी को? कोई जवाब देगा कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन के अलावा जो नॉच है वो एक और हरकत भी कर रही है? कोई सजेशन? देखिए यहाँ से जब हम दूर थे ना, बोले ट्राइएक्सियल स्ट्रेस वाला जो है. शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश. जो इससे दूर अगर हम होंगे ना, इस नॉच से हम दूर हैं, तो जो भी एलिमेंट हम लेंगे उस पे स्ट्रेस की डायरेक्शन और उसकी इंटेंसिटी वही है जो नॉमिनल है. लेकिन जब हम इस इलाके के करीब आएंगे तो सिचुएशन बदल जाएगी. अगर हम एलिमेंट अपना यहाँ ले लें इन दी विसिनिटी ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो ये दोबारा दोहराने का मतलब ये था कि आके इसको कैच कर लें कि ये वाला जो वेक्टर है अब इसकी डायरेक्शन वो नहीं है जो ये इस वेक्टर की डायरेक्शन थी. तो ये वेक्टर क्या है, इसके अब 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसके अब 2 हो सकते नहीं होंगे. एक कंपोनेंट अलोंग नॉमिनल स्ट्रेस है और एक उसके परपेंडिकुलर है, एक उसके, ठीक है. जो सिचुएशन यहाँ पर थी वही सिचुएशन इसके नीचे वाले हिस्से पे होगी, ऐसी होगी. तो अब हमारे पास क्या हुआ है कि इस नॉच की वजह से हम लोड तो लगा रहे थे वर्टिकली, लेकिन नॉच की वजह से ये हॉरिजॉन्टली भी लग रहा है. क्यों लग रहा है? इसलिए कि यहाँ एक वेक्टर की डायरेक्शन अब एक एंगल पर आ गई है. The direction of load around the notch is not
the same as in uniformly loaded part. Local stress has a vertical and a horizontal component. ठीक? In the vicinity of the crack, ये crack पहले इसको discontinuity कहते हैं. Stress field is biaxial. हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि एक एक्सिस ये एक एक्सिस ये. Although the applied load is uniaxial. और हम ये 2D में देख रहे हैं, ये तस्वीर 2D में देख रहे हैं हम, तो यहाँ हमें क्लियर है कि ये बायएक्सियल लग रहा है. तो एक चीज तो ये हो गई स्ट्रेस कंसंट्रेशन, दूसरी चीज क्या, ऑल्सो गिव्स राइज टू ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस, ऑल्सो गिव्स राइज टू ट्रांसवर्स ये वाली स्ट्रेसेस. ठीक, क्लियर है? तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब क्या था? स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब ये था कि नॉच के करीब स्ट्रेस उससे ज्यादा है जितनी के नॉमिनल लग रही है. नॉमिनल किसे कहते हैं? नॉमिनल वो जो नाम की हो, बाय नेम उसकी कोई एक पोजीशन हो, यानी एक उसकी वो वैल्यू जो कि उसकी जर्नलाइज्ड उसकी स्टेटस की वजह से हो, दैट इज नॉमिनल. Stress concentration is expressed by a theoretical stress concentration factor Kt. Theoretical stress concentration factor Kt. Kt जो है यहाँ ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस है, और ये नॉमिनल क्या है? नॉमिनल को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया है. एटलीस्ट दो डेफिनेशंस क्लियर हैं. एक तो ये कि अगर नॉच ना होती तो यहाँ क्या होता, अगर नॉच ना होती तो जो कुछ भी होता दैट इज नॉमिनल. दूसरा ये कि नॉच से दूर जो इलाके हैं वहां जो कुछ है वो नॉमिनल. आइदर वे एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बॉडी में एक ये मैथमेटिकली चीजें एक ही चीज पे बॉइल डाउन होती हैं. दिस इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. और हाउ रेजिस्टेंट डिफरेंट मटेरियल्स आर व्हेन द क्रैक्स ग्रो, दैट इज एन इम्पोर्टेंट. क्यों ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि मटेरियल्स कोई आइडियल चीज नहीं है. मटेरियल कोई आइडियल चीज नहीं है. एक फेलियर एनालिसिस कर रहे थे और मैन्युफैक्चरर से हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि जी आपके जो टरबाइन ब्लेड्स ना उनमें ये डिफेक्ट है, इतने डिफेक्ट्स नहीं है. तो उसका जवाब ये था कि जो बॉडी होती है ना कोई, वो बॉडी जो होती है वो डिफेक्ट्स का मजमूआ होती है. This is how defects are defined. कि defects are nothing but natural. ठीक? तो अब मटेरियल में अगर एक चीज नेचुरल है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये कि जिंदगी इन्हीं के साथ गुजारनी है, और जब जिंदगी इसके साथ गुजारनी है तो हमारे लिए अहम चीज ये है कि जो मटेरियल इन डिफेक्ट्स के साथ ज्यादा रेजिस्टेंट है, दैट इज of more interest to us. ठीक? तो ये तो जो कुछ हमने पहले डिस्कस किया वो तो एक बात थी थ्योरेटिकल, और एक नॉच की बात थी. जब हम आएंगे इन चीजों की क्वांटिफिकेशन में तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल फिगर्स हम लेंगे ताकि इनकी कोई वैल्यू हम डिटरमिन कर सकें कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी जा सकती है. एक आसान सिंपल ये है कि हम एक सर्कुलर होल ले लें. एक वाइड प्लेट है जिसकी प्रिंसिपल ये इन्फिनिट विड्थ है. थ्योरेटिकली ये विड्थ इन्फिनिट है और उसमें एक फाइनाइट होल है ऐसा सर्कुलर. फॉर इन्फिनिटली वाइड प्लेट विद ए सर्कुलर फाइनाइट होल, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस इस पे लगेगी वो क्या होगी, वो इट हैज बीन मैथमेटिकली शोन कि वो नॉमिनल का 3 टाइम्स होगी. नॉमिनल का 3 टाइम्स होगी. कोई और ज्योमेट्री ले लें अगर हम तो इसकी कोई और वैल्यू होगी. तो प्रैक्टिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स इतनी आसान नहीं है. मैथमेटिक्स इज कॉम्प्लेक्स. उसको निकालने का तरीका ये है कि हम ऑप्टो इलास्टिक मेथड्स हैं, ऑप्टो इलास्टिक या फोटो इलास्टिक मेथड्स हैं कि जो हम कोट कर देते हैं, फिर मटेरियल को स्ट्रेस डालते हैं तो वो अपना रंग बदल लेते हैं. कि स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफी हो जाती है, और ये जो कलर्स का चेंज है ये हमें स्ट्रेस फील्ड बताता है. एक इसमें और
इसमें कलर का चेंज हमें स्ट्रेस बता रहा है। ये फॉर एग्जांपल ये सैंपल है जिसके अंदर ये वेल्ड जॉइंट है और वेल्ड जॉइंट की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रही है वो इलिप्टिकल ज्योमेट्री एक और सिंपल ज्योमेट्री है। वहां क्या था, वहां 3 टाइम्स था। यहाँ पर क्या है कि अब हमारे पास एलिप्स का जो भी इसका माइनर और मेजर एक्सीज है तो उनके रेशियो जो है वो डिफाइन करेगा कितना ये शार्प होगा, उसी हिसाब से हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी। और जैसे जैसे ये जो एज है ये शार्प होता जाएगा तो क्या होगा, बी छोटा होता जाएगा, और बी अगर बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, ये इन्फिनिट हो जाएगी। थ्योरेटिकली ये वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। तो दूसरे लफ्जों में नॉट जितनी शार्प होगी उतना हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस ज्यादा होगी। स्ट्रेस इंक्रीजेस विद रेशियो ऑफ ए ओवर बी। ठीक, a narrow hole for example a crack normal to the tensile direction जिसमें कि b बहुत छोटा हो उसकी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगी, जिसमें b a से बहुत छोटा होगा उसकी ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगी वो काफी ज्यादा होगी। तो हमारे इंटरेस्ट का सवाल है वो ये है कि बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ माइनर फ्लॉज। माइनर फ्लॉ का मतलब ये नहीं कि इनकी अहमियत माइनर है, माइनर फ्लॉ का मतलब ये है कि इनका साइज इतना छोटा है कि जो नॉर्मल हमारे क्वालिटी कंट्रोल है या तो उससे स्किप होता है, ये हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो इसको अवॉइड नहीं कर सकती, बड़े बड़े फ्लॉज को अवॉइड कर सकती है, लेकिन नॉर्मल प्रोडक्शन इसको अवॉइड नहीं कर सकती। इनकी मिसाल है माइक्रोपोर्स हैं कास्टिंग्स में, या जहाँ गैस ट्रैप हो जाए वो मटेरियल जो किल्ड स्टील फॉर एग्जांपल ना हो, इंक्लूजन्स जो जिंदगी उनके बगैर गुजरती नहीं है, माइक्रो क्रैक्स समथिंग इज नॉट वेरी प्लेजेंट ऑब्वियसली, लेकिन ये वो चीजें हैं जो 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 हमारे मटेरियल में मौजूद होती है। मतलब बात चीजें ऐसी हैं जिनकी लाइफ बहुत कम है। फॉर एग्जांपल एक मिसाइल का कंपोनेंट, मिसाइल आपने फायर किया वो लगा और खत्म हो गया, तो अगर फ्लाइट टाइम 8 मिनट है तो उसने 8 मिनट जिंदा रहना है। तो आप कुछ ऐसे जो डिफेक्ट्स हैं वो उसमें बर्दाश्त कर सकते हैं जो एरोप्लेन में जो आप एयरक्राफ्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल मे विथस्टैंड इफ इट हैज फ्लॉज ऑफ अ सर्टेन साइज इन ज्योमेट्री। ठीक, तो वो कौन सी स्ट्रेसेस हैं, कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। सवाल फिर से देख लीजिए कि फ्लॉज मौजूद हैं जिसका साइज और ज्योमेट्री नॉन एस्टैब्लिश्ड है, जिसकी साइज और ज्योमेट्री, तो कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस लगाए कि जिंदगी गुजर जाए। ये दैट इज इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग क्वेश्चन। ठीक, अच्छा ब्रिटल मटेरियल में एक चीज बहुत सेंसिटिव है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस रिजल्ट इज मच मोर प्रोनाउंस्ड देन इन डक्टाइल मटेरियल। क्यों है इसका जवाब आपको पता कि ये बात चली, कुछ हमारी रिकैप भी कर लेंगे। Localized stresses continue to build up in brittle materials। अगर कहीं स्ट्रेस लग रही है और जैसे वो स्ट्रेस बढ़ती जा रही है फॉर वट एवर रीजन, या अप्लाइड स्ट्रेस बढ़ रही है या हमारे डिफेक्ट का साइज बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि वो स्ट्रेस बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ, क्योंकि देयर इज नो यील्डिंग, देयर इज नो स्ट्रेन हार्डनिंग। मटेरियल जो है उसकी कुव्वत मुदाफियत, उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, डक्टाइल में करता है, ब्रिटल में नहीं कर रहा। देयर इज नो यील्डिंग, डक्टाइल में यील्डिंग शुरू हो जाती है ना, इसमें यील्डिंग नहीं हो रही, ब्रिटल है, तो नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस। तो जब यील्डिंग नहीं होगी, प्लास्टिक जोन नहीं बनेगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी स्ट्रेसेस, और अल्टीमेटली क्या होगा कि हम यूटीएस हमारी आ जाएगी, यील्ड आएगी और फॉरन यूटीएस आएगी, कोई डक्टिलिटी तो है नहीं, तो क्रैक विल फॉर्म इन द लोकेशंस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक, और मटेरियल जो होगा यहाँ यील्डिंग है नहीं, तो बस जैसे ही वो लिमिट खत्म हुई
इलास्टिक लिमिट खत्म हुई तो मटेरियल टूट गया। फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स क्रैक ऑफ सम लेंथ, ठीक, फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स क्रैक ऑफ सम लेंथ। जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा था वो यही पढ़ा है कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। तो अब क्रैक एक खास किस्म का क्रैक है जो अल्टीमेटली लीड करेगा टू कैटास्ट्रोफिक फेलियर या फ्रैक्चर। क्रैक लेंथ इंक्रीजेस व्हेन लोड इज अप्लाइड, ये भी ठीक हो गया ना। क्रैक लेंथ इंक्रीजेस व्हेन द लोड इज अप्लाइड। क्यों? कि जब स्ट्रेस बढ़ रही है तो फिर उसको मटेरियल जो उसको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, क्रैक पड़ रहा है। In ductile materials, the stress results are usually not dangerous. Ductile material की कहानी फर्क है। यहाँ स्ट्रेस रिजल्ट उतने डेंजरस नहीं होते। यहाँ डक्टाइल मटेरियल्स में फेलियर जो है वो फ्रैक्चर नहीं होते। फ्रैक्चर से मटेरियल बहुत रेयरली टूटते हैं, हम पढ़ चुके हैं, रेयरली टूटते हैं। वहाँ किससे टूटते हैं? वहाँ डेफॉर्मेशन से टूटते हैं, फेल होते हैं, सॉरी। becomes critical in fatigue, ये कुछ अलग कंडीशंस हैं, फटीग है या हाइड्रोजन एम्ब्रेटलमेंट है या क्रीप है, कि वो स्पेशल कंडीशंस हैं जहाँ पे कि क्रैक अगर इनिशिएट हो जाए तो फिर प्रोपेगेट करता है। लेकिन इनके अलावा डक्टाइल मटेरियल्स में ये फिनोमेना नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर फर्स्ट करें ये क्रैक टिप है, ये वाली, ये क्रैक टिप है हमारी, और यहाँ स्ट्रेस रेजर है। तो जब डेफॉर्मेशन हो रही है तो क्या होगा? स्ट्रेस जब एक्सीड कर जाएगी यील्ड से, जब यील्ड से एक्सीड करेगी तो क्या होगा? प्लास्टिक डेफॉर्मेशन इस इलाके में हो जाएगी। प्लास्टिक डेफॉर्मेशन होगी तो क्या होगा? स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाएगी। स्ट्रेन हार्डनिंग होगी तो मटेरियल मजबूत हो गया, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो काम कर गया। अब अगर मैंने क्रैक को आगे बढ़ाना है तो ये वाली स्ट्रेस काफी नहीं है, अब स्ट्रेस में और लगाऊंगा तो फिर मटेरियल ये क्रैक आगे बढ़ेगा। तो स्ट्रेस हैज टू बी इंक्रीज टू प्रोपेगेट दिस। और ये लोकलाइज जो मेरे पास स्ट्रेस थी वो एक इलाके में डिस्ट्रीब्यूट हो गई जहाँ जहाँ प्लास्टिक डेफॉर्मेशन हुई है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये क्या करती है? यूनिफॉर्मली मेरे जो इस जगह स्ट्रेस थी उसको यूनिफॉर्मली ये स्प्रेड आउट कर देती है। कौन सी चीज स्प्रेड आउट करती है? प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। कहाँ हो रही है? जहां मैं एक्सीड करता हूँ यील्ड को, ठीक। तो फिनोमेना कौन सा है? स्ट्रेन हार्डनिंग। एक ये स्टेटमेंट है, स्ट्रेंथ, व्हाट स्ट्रेस इज टू स्ट्रेंथ is the same as stress intensity factor to fracture toughness। ठीक, आसान जबान में कि हम ये तो पढ़ चुके हैं कि एक मटेरियल की कोई स्ट्रेंथ है और वो कहाँ तक बर्दाश्त करेगा स्ट्रेस को, जहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेस अप्लाई हो रही है, स्ट्रेंथ उसकी लिमिट है। यहाँ पर क्या है? यह स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर है। जिस तरह यह स्ट्रेस है, यह स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर है कि वो स्ट्रेस क्रैक की वजह से इंटेंसिफाई कैसे हो रही है। और यहाँ पर वो कौन सा फिनोमेना है जिसको काउंटर कर रहे हैं? वो फ्रैक्चर टफनेस कर रही है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आया? विद स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स फ्रैक्चर टफनेस। ठीक, टेंसाइल लोडिंग, हमने एक सैंपल था हमारा जिसमें एक नॉच थी, ठीक है। टेंसाइल लोडिंग ऑन ए टेस्ट सैंपल विद ए फ्लो ऑफ नोन साइज इन ज्योमेट्री। हमने एक जानबूझ के एक क्रैक क्रिएट कर दिया जिसका हमें साइज पता है, ज्योमेट्री पता है, और फिर हमने टेंसाइल लोडिंग मशीन में इसको हमने लगा के खींचा। अप्लाइड लोड क्या करेगा? इस जगह पे स्ट्रेस को जैसे लोड बढ़ेगा या इंटेंसिटी बढ़ेगी या नहीं? एज द अप्लाइड लोड इंक्रीजेस द स्ट्रेस इंटेंसिटी यहाँ पर फ्लो के करीब विल इंटेंसिफाई। तो इस चीज को मैथमेटिकली रिलेट किया है किस चीज से हमने? ये चीज हमारा स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर है कि स्ट्रेस किस फैक्टर से इंटेंसिफाई हो रही है, वो किसका फंक्शन है? वो फंक्शन है हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेस जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, और किसका है? मेरे पास इस डिसकंटिन्यूटी का ये क्रैक की लेंथ कितनी है, और बाकी ऑब्वियसली सैंपल की ज्योमेट्री और इसकी शेप, ज्योमेट्रिक फैक्टर जो कहलाता है। तो ये रिलेशनशिप किसकी? स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर की। यूनिट्स इसके अजीबो गरीब है, जाहिर है कि जो इसके फॉर्मूले से निकलेंगे वही होंगे, और वो है न्यूटन मीटर पर मीटर रेज़ टू -3/2 या
मेगा पैस्कल मीटर रेज टू हाफ। ये तो हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर। अब क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर क्या होगा, जैसे जैसे मैं यहाँ लोड बढ़ा रहा हूँ या इंटेंसिटी बढ़ रही है या नहीं, तो लोड बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचेगी, ये अल्टीमेटली वहां तक पहुंचेगी कि अब मटेरियल इसको बेयर नहीं कर पाएगा। जब बेयर नहीं कर पाएगा उसको मैं क्रिटिकल कह दूंगा। तो डिटरमिन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ के एक्सपेरिमेंटली निकलती है फॉर नॉन फ्लॉ साइज। तरीका क्या है कि मैं अपने ये नॉमिनल स्ट्रेस को मैं बढ़ाऊं, फ्लॉ जो होगा वो बढ़ता जाएगा, और यहाँ तक कि एक वैल्यू स्ट्रेस की ऐसी आएगी बढ़ते बढ़ते जिसपे कि ये क्रैक हो जाएगा। तो जिस पे क्रैक हो जाएगा उसको मैं कहूंगा दिस इज द फ्रैक्चर टफनेस, या दिस इज केसी वैल्यू। फ्रैक्चर टफनेस जो होगी वो मेरी किन चीजों पे डिपेंड करेगी, ये हम रिपीट कर लें पहले। व्हेन क्रैक बिकम्स क्रिटिकल, क्रैक प्रोपगेशन शिफ्ट्स फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था अब वो अनस्टेबल तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, फ्रैक्चर टफनेस इज इम्प्रूव्ड। ये जो टफनेस है कि मटेरियल का क्रैक ना बढ़े, इसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये तो सबसे आसान है। इन डक्टाइल मटेरियल क्रैक टिप ब्लंटिंग, डक्टाइल मटेरियल में क्रैक टिप ब्लंटिंग। जितनी मटेरियल की केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना मटेरियल ज्यादा रेजिस्ट करेगा क्रैक को बढ़ने में। मटेरियल टू मटेरियल है ना, तो जितना केसी वैल्यू क्या चीज है, वो चीज है जिसपे क्रैक अनस्टेबल हो जाए। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेस पे क्रैक अनस्टेबल होगा उतना मेरा मटेरियल रेजिस्टेंट है टू क्रैक्स और स्ट्रेस रेजर्स। टफ मटेरियल्स हैव हाई केसी वैल्यू, ठीक, बिकॉज दे डेवलप लार्ज प्लास्टिक जोन्स that absorb energy and resist crack propagation. टफ मटेरियल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो मेरी स्ट्रेस को ज्यादा बर्दाश्त करेंगे, उनकी केसी की वैल्यू ज्यादा होंगी। फ्लॉ साइज एंड कंसंट्रेशन, अगर फ्लॉ की कंसंट्रेशन कि कितने फ्लॉज हैं मटेरियल में और उनका साइज क्या है, उसको मैं कम कर दूं, मैं अपनी प्रोडक्शन को ऐसा कर लूं मेरे पास जो स्टील है वो इस रूट से बने जो बेहतर हो, जो डिफेक्ट्स को कम कर दे, तो फिर मेरी टफनेस बढ़ जाएगी। स्पेशल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, कोई मिसाल याद है इसकी, स्पेशल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज की कोई मिसाल? नॉर्मली हम स्टील को मेल्ट करते हैं आर्क फर्नेस में, तो अगर मैं आर्क फर्नेस के स्टील को रीमेल्ट कर लूं, वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग कर लूं, या इलेक्ट्रोस्लैग रीमेल्टिंग कर लूं, या उसकी वैक्यूम प्रोसेसिंग कर लूं, वीडी वीओडी कर लूं उसके साथ, तो फिर ये वाली चीजें जो हैं उसमें से डिफेक्ट को बहुत कम कर देंगी, फ्लॉस को कम कर देंगी, कंसंट्रेशन को कम कर देंगी। ग्रेन साइज हमने पढ़ा है, तो ग्रेन साइज स्ट्रेंथनिंग करता है मटेरियल की, ठीक। तो ग्रेन साइज जितना छोटा होगा उतना मटेरियल स्ट्रांग भी होगा, टफ भी होगा, दोनों चीजें। दूसरा ये कि मटेरियल को थिक कर दो, ये तो आसान है ना, मटेरियल कमजोर है तो कंपोनेंट बड़े साइज का बना लूं तो नहीं टूटेगा। अच्छा, ये चीज ये है कि लो स्ट्रेन रेट्स, के एक चीज जो होती है वो हाई स्ट्रेन रेट्स पे तो वो टूट जाती है, लेकिन स्ट्रेन रेट्स अगर कम हो तो फिर वो नहीं टूटती है, भी हम देख चुके हैं कि मटेरियल की टफनेस इज ऑल्सो, मतलब एक मटेरियल जो कम स्ट्रेन रेट पे जो है वो टफ होता है, वो हाई स्ट्रेन रेट्स पे ब्रिटल हो जाता है, वो टफनेस लूज कर देता है। इसी तरह से एक मटेरियल कम टेम्परेचर पे उसकी टफनेस कम होती है, हाई टेम्परेचर पे बढ़ जाती है। तो बहुत से ऐसे मटेरियल या हाई टेम्परेचर मटेरियल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे टेस्टिंग करेंगे तो टफनेस कम आएगी, लेकिन जब टरबाइन पे लगेंगे तो टफनेस हाई शो करेंगे क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ये ट्रीटमेंट है पूरा, एक शॉर्ट पीलिंग कहते हैं इसको, फॉर एग्जांपल कि सरफेस के ऊपर हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट कर देते हैं जो कि फिर मटेरियल की टफनेस को बढ़ा देती है, जो सरफेस क्रैक्स हैं उनका इनिशिएट होना मुश्किल हो जाता है। सो मच सो अबाउट फ्रैक्चर टफनेस। नाउ वी कम टू प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस। हमने पढ़ा था ना
कि अगर जो मटेरियल को थिक कर दें तो क्या होगा कि मटेरियल जो होगा ज्यादा लोड बर्दाश्त कर लेगा। तो अगर मैं अब ये करूं कि ये मटेरियल को मैंने लिया, इसकी थिकनेस को यहाँ मैं प्लॉट कर रहा हूँ विथ क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं मटेरियल की थिकनेस को बढ़ाता जाऊंगा उसकी जो केसी वैल्यू है, केसी वैल्यू जो है वो कम आती जाएगी, क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू उसकी कम आती जाती है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि हमारे पास अब प्लास्टिक जोन कम बन रहा है। थिन मटेरियल्स में प्लेन स्ट्रेन कंडीशन होती है, प्लेन यहाँ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन होती है थिन में, यहाँ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है। ये थिक होती जाती है तो प्लास्टिक जोन मेरा बढ़ता जाता है और कम होता जाता है, इसलिए टफनेस मेरी कम होती जाती है। लेकिन एक स्टेज पे आगे ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। इस स्टेज के बाद जो मेरे फ्रैक्चर टफनेस है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस। तो यहां तक जो है वो इट इज अ फंक्शन ऑफ थिकनेस, यहाँ इट इज अ फंक्शन ऑफ थिकनेस, इधर इट इज अ फंक्शन ऑफ थिकनेस। इसका मतलब ये मटेरियल प्रॉपर्टी ये नहीं है। अगर ये फंक्शन ऑफ ए थिकनेस है तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी ये नहीं है। तो जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस हो गई तो अब ये ऐसी चीज है जो कि इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रही कि मटेरियल की थिकनेस कितनी है। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है जो इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस है, दिस इज कॉल्ड K1C वैल्यू। यूनिट्स इसके वही है जो हम देख चुके हैं। और K1C is a material property, it is a constant, it does not depend on thickness. Okay? Fracture toughness measures the ability of a material with flaws to withstand an applied load. For example, ceramics have very low fracture toughness, metals have high fracture toughness in general. ये हमें देखी क्या है फ्रैक्चर? What does fracture mechanics give us? फ्रैक्चर मैकेनिक्स बेसिकली के मैकेनिक्स क्या है एक फ्लॉ के प्रोपगेट होने की, इनटू अ क्रैक, इनटू अ फेलियर, मेक्स डिजाइन पॉसिबल यूजिंग मटेरियल्स विद इनएविटेबल फ्लॉज। ठीक है, पहली चीज तो ये कि इनएविटेबल फ्लॉज हमारे मटेरियल में मौजूद हैं। अगर हम इस प्रिंसिपल को लगा लेंगे कि हमारे पास फ्लॉज मौजूद हैं और उन फ्लॉज की एक क्रिटिकल वैल्यू है और क्रिटिकल वैल्यू के साथ हमने फ्रैक्चर प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस निकाली हुई है, तो ये प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस हमें ये बताएगी कि अब हम फ्लॉज के साथ जिंदा कैसे रह सकते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टी अगर हमें मालूम है, स्ट्रेसेस अगर हमें मालूम है, फ्लॉज का साइज हमें मालूम है, तो अब इन तीनों चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं आपस में। इन तीनों चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं। एक डिजाइनर क्या करेगा? एक डिजाइनर इन चीजों को देखते हुए अपनी पसंद का मटेरियल चुन लेगा कि अगर मेरे पास, मुझे मालूम है स्ट्रेसेस सरफेस पे कितनी लग रही हैं और मुझे ये भी मालूम है कि कौन सा फ्लॉ मैं एनडीटी से डिटेक्ट कर सकता हूँ नॉर्मल तरीके से, तो फिर मैं वो मटेरियल चुनूंगा जिसकी K1C वैल्यू मेरी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। ऑल्टरनेटली क्या है? ऑल्टरनेटली ये कि अगर मटेरियल मेरे को फिक्स करना है, मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट है, करोजन है, फटीग है और कोई चीजें है, क्रीप है, तो मटेरियल मेरा फिक्स है। फ्लॉ साइज अगर मेरा फिक्स है, जो मैं मेरी जिसकी प्रोडक्शन से आ रहा है मटेरियल, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना कंपोनेंट ऐसा डिजाइन करूंगा कि उसकी स्ट्रेसेस उतनी ही लगे जितना मटेरियल बर्दाश्त करता हो, या उससे ज्यादा कहीं प्रोग्रेसिव टेक्निक ये होगी कि मैं अपनी स्ट्रेसेस को भी कम नहीं करना चाहता, मटेरियल की फैमिलीज भी फिक्स है, खुसूसन एरोस्पेस मटेरियल्स में चॉइस नहीं है ज्यादा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं ऐसी टेक्निक्स पे जाऊं जो मेरे फ्लो साइज को छोटा कर दें, मैं ज्यादा क्लोजली मटेरियल को देखूं, अपने क्वालिटी कंट्रोल को सख्त बना लूं मैं अपना। ये समरी है इन्हीं चीजों की कि अगर इस एक्सेस पे अलाउएबल स्ट्रेस है, जो मेरा मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, वो स्ट्रेस है, और ये वो क्रैक लेंथ है जो गिवन मटेरियल में मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ। और ये मेरे पास दो मटेरियल है, एक की वह एक हाई टफनेस है, एक लो टफनेस है, ठीक है ना। अगर मैं स्ट्रेस फिक्स कर रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रेस फिक्स कर रहा हूँ तो ये लो टफनेस वाला है, इसमें छोटे क्रैक भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा,
इसमें छोटे क्रैक, लो टफनेस वाले बर्दाश्त, सॉरी छोटे क्रैक मुझे इनसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, बड़े नहीं। और जो हाई टफनेस वाला है इसमें मैं बड़े भी मैं बेयर कर सकता हूँ। ऑल्टरनेटली ये है कि मेरे पास क्रैक लेंथ फिक्स है, क्रैक लेंथ मेरे पास फिक्स है कि इस साइज का क्रैक मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ, इससे छोटा मैं नहीं कर सकता। तो फिर क्या है, फिर अगर मटेरियल मैं फिक्स कर रहा हूँ इनमें से कोई एक, तो मैं स्ट्रेस को अपनी मुझे फिक्स करना पड़ेगा। और आखिरी तरीका ये है कि मैं अपनी क्रैक लेंथ को कम करूँ। फिर मैं क्रैक लेंथ को मैं ये कह रहा हूँ कि मटेरियल लाजमी मैंने ये इस्तेमाल करना है। स्ट्रेस जो थी वो पहले इतनी लग रही थी, अब मैंने लाजमी ज्यादा स्ट्रेस लगानी है। तो उस सूरत में यह है कि मैं अपनी क्रैक लेंथ को, पहले इतनी स्ट्रेस लग रही थी अब मैं इतनी लगानी है, तो लाजमी मैं अपनी क्रैक लेंथ को यहाँ से पीछे लेके आऊं, मैं अपनी प्रोडक्शन रूट को बेहतर करूं। तो फ्रैक्चर मैकेनिक्स dictates either selection of a material or designing of a component or या device appropriate for production route या quality control। पहली मिसाल जैसे मैंने दी कि मैं स्टील बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से, मैं उसको छोड़कर ऐसे मटेरियल में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से प्रोड्यूस करूँ, या मैं अपने क्वालिटी कंट्रोल की मशीनों को ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लूं, ज्यादा अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करूं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, कोई मेरे पास शुबा ना हो कि मैं उस साइज का क्रैक मिस कर सकूं जो मेरे लिए क्रिटिकल हो। टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर, ये हिस्टोरिकल मिसालें टेम्परेचर की, ये जो चीज रूम टेम्परेचर पे ठीक थी वो 40 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के ऊपर वो स्प्लिट हो गई, ठीक, वो जहाज। और अब आप ये चीजें आप पढ़ चुके हैं कि हाई टेम्परेचर पे मटेरियल डक्टाइल होता है, लो पे वो ब्रिटल हो जाता है। खुसूसन ये फिनोमेना बीसीसी मटेरियल्स में ऑब्जर्व किया जाता है ज्यादा। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है इसका। मटेरियल जितना अच्छा होता जाएगा, ये जो चीज है ये लाइन पीछे की तरफ जाती जाएगी, मेरी डक्टिलिटी जो है उसका एरिया बढ़ता जाएगा। तो इन्हें मास मटेरियल्स हैं, गन बैरल का मटेरियल इज चेक एट -40 डिग्रीज, कि -40 डिग्रीज पे उसकी टफनेस होगी। तो बीसीसी में ये फिनोमेना जैसा मैंने कहा ये कॉमन है, एफसीसी में दिस इज नॉट कॉमन, ठीक है। एफसीसी में ये ट्रांजिशन जो होती है ये नहीं देखी जाती। कोई सवाल है बच्चों?